वेलकम बैक। हमारी खास कवरेज चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र का कनेक्शन और महाराष्ट्र की महाजीत बाजार के लिए क्या मायने रखती है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। दीपन जी, आपका व्यू ये है कि अभी भी मार्केट में शायद करेक्शन बाकी है, लेकिन अगर ऐसा है तो तेज़ी में कहाँ से निकले, मतलब कौन से स्टॉक्स होंगे, क्योंकि हमको दोनों साइड की चीज़ें कवर करनी चाहिए ना। अगर मंडे को एक बड़ा गैप अप तो होगा, तो वहाँ पर अगर जो लोग फंसे हैं वो कहाँ से निकलें फिर? On the selling side, you mean to say? सेलिंग साइड मतलब कहाँ पर आप गैप अप में कहेंगे कि चलिए ठीक है, अब मैं अपने लॉसेस बुक कर लेता हूँ, या प्रॉफिट अगर छोटा मोटा आ रहा है तो ले लेता हूँ? नहीं, देखिए, आई थिंक दैट ब्रॉडली जैसे मैंने कहा कि अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को है थोड़ा कैश में चला जाना चाहिए इफ़ दे आर नॉट ऑलरेडी इन कैश। और जो सेक्टर्स है, आई थिंक बाय एंड लार्ज काफ़ी सेक्टर्स में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स आए हैं, जैसे कि लार्ज कैप आईटी है, सीमेंट है, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स है, टू एन एक्सटेंट इवन सम ऑफ दी बिल्डिंग प्रोडक्ट कंपनी जैसे कि एशियन पेंट्स है, एस्ट्रल पॉली है। So down the line, as you go, you will see that there are hardly any performing sectors. There are in fact many non-performing sectors. So depending upon your portfolio, depending upon which stocks you're overweight in, certainly आप अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर सकते हैं। और अगर आप लेवरेज है तो डेफिनेटली आई थिंक ये मार्केट में लेवरेज तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। द मेन रीज़न क्यों हम मार्केट पे थोड़ा कॉशियस है, उसकी वजह ये है कि अर्निंग्स थोड़ा हम देख रहे हैं, और दूसरी हाल वैल्यूएशंस भी अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है। नाउ पीईज कैन ओनली एक्सपैंड, यानी कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल तब एक्सपैंड होता है जब ये अर्निंग्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, या उसकी उम्मीद बढ़ जाती है, या फिर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का रीडिंग आया, देयर इज नो स्कोप फॉर आरबीआई टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स फॉर सेवरल मंथ्स। और जो अर्निंग्स ग्रोथ है, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन भी है, अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन भी है जो ग्रोथ की, दैट ऑल्सो हैज बिकम सबड्यूड एंड लोअर। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पी एक्सपैंड नहीं हो सकता है। और अगर पी एक्सपैंड हो जा नहीं हो सकता है, देन मार्केट कैन नॉट मूव अप फ्रॉम दीज लेवल्स। दैट्स द मेन रीजन फॉर बीइंग कॉशियस। क्योंकि अगर आप देखेंगे व्हेन यू गो डाउन द लाइन, लुक एट गुड क्वालिटी कंपनीज, दे आर स्टिल ट्रेडिंग, उनकी अभी भी वैल्यूएशन 60-70 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। शायद ये मार्केट की घटाव के बाद 55-50 टाइम्स हो गई है। फिर भी जो प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ है, मोर देन 3 टाइम्स। बिल्कुल समझ गया इसके आपकी बात को। अच्छा, गौतम जी, अर्निंग्स वीक रही हैं, लेकिन इस अर्निंग्स के वीकनेस में सबसे बड़ा इम्पैक्ट एफएमसीजी कंजम्पशन उस साइड का रहा है। एक मार्केट में थ्योरी ये है कि अब अगर कैपेक्स पुश होगा सेकंड हाफ में, आरबीआई भी कॉन्फिडेंट है, उनको समहाउ लगता है कि नहीं, ये वाला अर्निंग्स सीजन एबरेशन था, आगे जाके अर्निंग्स आगे अच्छी आएंगी, इस वजह से उनको शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो क्या मार्केट एज अ फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म, क्या मार्केट एक रैली की शुरुआत नहीं करेगा? क्या इसका किसकी एक प्रोबेबिलिटी नहीं है क्या? प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है अनुज। इसके लिए क्या होगा कि मंथली इंडिकेटर्स आपको देखते रहने होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो आते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले काफी सारा डेटा आता है। ऑटो मंथली सेल्स, पावर डिमांड, फ्यूल डिमांड, पीएमआई डेटा ऑन मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, आपको कई सारे संकेत मिलते हैं। और आजकल इतने चैनल चेक्स होते हैं हर सेक्टर पे, बिकॉज इन्वेरिएबली हर क्वार्टर के बीच में 5 या 6 ब्रोकर कॉन्फ्रेंसेस होती है, जहाँ पे 100-150 कॉर्पोरेट्स हर कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं। काफी एक सेंस आ जाता है कि क्वार्टर किस तरह मूव कर रहा है। तो अगर वो एक सेंस बाजार को मिलता है कि अर्निंग्स यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट हो गई है और इंक्रीमेंटली यहाँ से इंप्रूव होगी, तो बाजार डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। जहां तक थोड़ा, हाँ। had zero growth. In second half, we are expecting 9% growth, right? Similarly, for Nifty, first half we had 4% growth. We are expecting 7% growth in second half. लेकिन कई सारा aberration जो है ये commodities के वजह से आया है, metals and oil and gas, क्योंकि वहां पे commodity के भाव नीचे थे, जिन्होंने earnings को drag किया है। अगर यही चीज मैं बिना commodities के देखता हूँ, तो फर्स्ट हाफ में जो मेरा कवरेज यूनिवर्स का ग्रोथ 0 है, वो 13 हो जाता है, और सेकंड हाफ में भी 13 ही रह रहा है। Similarly, for Nifty X commodities, first half is 12% and next half is also 10%. तो दोनों तरीके से इसको आप देख सकते हैं। कमोडिटीज हटाए तो आपको लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं था अर्निंग्स में फर्स्ट हाफ में, बट एट द सेम टाइम ये भी दिखेगा कि सेकंड हाफ में भी फिर वहां से बहुत ज्यादा पिकअप नहीं है, राइट? तो मेरे को लगता है ये बाजार अब काफी नैरो होगा और बॉटम्स अप बहुत मैटर करेगा, राइट? इसलिए आप किस सेक्टर में, किस स्टॉक के अर्निंग्स विजिबिलिटी है, वैल्यूएशन किधर है, इंक्रीमेंटल ट्रेंड्स किधर जा रहे हैं। जैसे हमारी जब बात हुई थी अक्टूबर में अनुज, मैंने आपको कहा था
कि अप्रैल में हमने जब आईटी अंडरवेट था हमने उसको जुलाई में ओवरवेट किया और अक्टूबर में उसको डबल ओवरवेट किया, 8 से 15% हमने आईटी का वेट किया था। इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि टॉप डाउन अर्निंग स्लो डाउन दिख रहा था, बट बॉटम्स ऑफ आईटी आफ्टर 3 इयर्स ऑफ कंसोलिडेशन अर्निंग्स इंप्रूव होते दिख रहा था, स्पेशली मिड कैप अर्निंग्स। इसलिए हमने परसिस्टेंट, कोफोर्ज काफी हाई वेट के साथ डाला था और लार्ज कैप में हमारे पास एससीएन टेक था। सिमिलरली ऑटो में हमें मंथली नंबर्स मॉडरेट होते हुए दिख रहे थे, तो हमने उसको जुलाई में अंडरवेट कर दिया था 2 साल ओवरवेट रखने के बाद। तो ऑटो में आप देख रहे हैं कि ये साल अर्निंग्स ग्रोथ लेस देन 10% रहेगी, जहां की ऑटो में अगर आप देखें नंबर्स पिछले 3 साल में प्रॉफिट 3 गुना हुआ है। सिर्फ अगर आप निफ्टी के नंबर्स देखते हैं ऑटो के, तो 20,000 का प्रॉफिट 3 साल में 60,000 करोड़ हुआ है। सो जो एक टॉप डाउन अगर आप व्यू लेने जाए तो आपको ये दिखेगा कि बाजार यहाँ से अब थोड़ा नैरो हो सकता है, थोड़ा सा मोर डेमोक्रेटिक हो जाएगा। पिछले अर्निंग सीजन तक ये हो रहा था कि अगर आपके नतीजे अच्छे हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा था और नतीजे खराब है तो बाजार पनिश नहीं कर रहा था। अक्टूबर क्वार्टर के नंबर में आपने देखा कि जहां नंबर्स खराब है बाजार ने आपको पनिश किया और जहां नंबर्स अच्छे हैं बाजार ने आपको रिवॉर्ड किया, विच इज अ वेरी फेयर एंड सेंसिबल मार्केट। एब्सोल्युटली, तो वो एब्सोल्युटली, नहीं आपको फेज बिल्कुल, आता हुआ दिख रहा है अभी कि जहां हाँ, नंबर है और सिर्फ नैरेटिव नहीं है, हाँ, वहां पे वैल्यूएशन सस्टेन होगी। बिल्कुल, नहीं और नहीं जहां बिल्कुल, केवल नैरेटिव है वहां नहीं सस्टेन होगी। बिल्कुल 100%, ये बात तो खैर मैं आपकी मानता हूँ बिल्कुल। इस बार मार्केट का रिएक्शन कंप्लीटली मैच्योर रहा था। सुशील जी, पीएसयूज, रेलवे, डिफेंस मंडे मॉर्निंग को 10% के गैप अप के बाद भी खरीदेंगे क्या? मैं 10% का गैप अप अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है कम हो। अनुज, ये गैप अप में खरीदने का साहस मैं कभी नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ही तरीका हमेशा काम आए। हम जनरली ये करते हैं, जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है हम घंटे 2 घंटे उसको समय देते हैं, और हो सकता है कि इस गैप अप के बाद 1-2 दिन अगर बाजार में कोई ठंडक आए तो हमको उसमें एंट्री करने में ज्यादा आसान पड़ेगा। मैं ब्रॉड कॉल ये लेना चाहता हूं यहां से कि ये 40-50% टाइप की गेन्स बिल्कुल पॉसिबल है डिफेंस, रेलवे और पीएसयू जैसे स्टॉक्स में। समझिए 15-20 जनवरी तक, 26 जनवरी तक समझिए ये नया इतिहास बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं लगती है। और पीएसयू बैंक्स में 30-40%, साथ में आईटीसी लग जाएगा, उसके 40-50% वाली ब्रैकेट में टाटा मोटर्स लग जाएगा, और ये एफएमसीजी, रिलायंस जुड़ जाएंगे कंज्यूमर नेम्स के साथ 25-30% तक की भी गेन देने में। तो बहुत कुछ इंडेक्स के बाहर है। अनुज, अगर समय है हमारे पास तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बिटकॉइन के बारे में आपको कहनी है। 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स है हमारे पास, बोल दीजिए। अनुज, तो आपको याद हो 2022 में टीवी 18 पे आप, मैंने और सुरभि ने बड़ी बहस की थी 70,000 के लेवल पे, ये 15,000 तक गिर जाएगा। दूसरे लोगों के जबड़े गिर गए थे जमीन पर, और 15,000 पे आपके चैनल पे भी इन पासिंग में बोल के गया था वीरू के सामने कि हमने 1 लाख तक जाना है। तो वो लेवल आ गए हाल ही, इसलिए मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मुझे पैटर्न्स मिल गए हैं। मुझे 2025 में बिटकॉइन की चार्ट को देख के पूरे साल 2025 में फर्स्ट क्वार्टर के बाद पूरे वर्ल्ड के हर एक मार्केट पे बहुत बड़ी सावधानी रखने की जरूरत लगती है। बहुत सीवियर रिस्क ऑफ का एटमॉस्फेयर आ सकता है। और डीपेन की एक बात को मैं ऐड करता हूं कि जो इंटरेस्ट रेट उन्हें घटते हुए नहीं लग रहे हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर बन सकता है। वो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी जो बता रही है ना कि यहां से फट जाएगी ऊपर, जब समथिंग कॉन्ट्रा इंट्यूशन मे बी जियोपॉलिटिकल रिस्क्स विल एक्सपैंड डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप जीत के आ गया एंड ही नॉर्मली वो बहुत शांति प्रिय व्यक्ति है। तो 2025 में अगर ये 26-27, साढ़े 26-27 हजार की इंडेक्स का उछाला आता है तो वहां बहुत सारे स्टॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म कॉल लेके लॉन्ग टर्म चार्ट जो कंप्लीट हो रही है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना पड़ सकता है। और लास्ट 3-4 साल के जितने भी एक्सट्रीमली पॉपुलर स्टॉक्स हैं, रेलवे, डिफेंस, जो इजी नो ब्रेनर है, इन सब में से हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म एग्जिट्स भी लेने पड़े इस अगले उछाल में। वो सावधानी रखनी है। मंदी के अंदर में कोई को लगता नहीं कि माल लेना, और जब वो आएगी तेजी जनवरी में, उस टाइम जब आपके साथ चैनल पे डिस्कस होगा कि यहाँ से वापस निफ्टी 21,000 जाएगी, हमारी तो ट्रोलिंग तब भी नक्की है, हम भाग्य में लिखवा के लाए नहीं, ट्रोलिंग। कोई नहीं, ट्रोलिंग से खैर स्ट्रैटेजी नहीं बदली जाती। थैंक यू सो मच सुशील जी, थैंक यू सो मच गौतम जी, थैंक यू सो मच दीपन जी। आज आपने सैटरडे को हमारे लिए समय निकाला और इतने शानदार पॉइंट्स हमारे सामने रेज किए, और ऑब्वियसली थोड़ा सा एक काफ़ी आई वुड से कि एक मैच्योरिटी के साथ आपने बताया इस मार्केट में कि आगे क्या करना है यहाँ पर, और हमारे दर्शकों को आई एम श्योर उसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए, अब जो होगा वो तो मंडे मॉर्निंग को 9:15 बजे ही पता चलेगा, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।